नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरकार को आगाह करे, बताए कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। इजराइल के बड़े अखबार हारिस ने यही जिम्मेदारी निभाई है। अखबार ने लिखा है कि सिमचट तोरहा त्योहार के मौके पर इजराइल पर जो आपदा आई है उसके लिए साफ तौर पर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। प्रधानमंत्री जो सुरक्षा मामलों में अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और ज्ञान पर गर्व करते रहे हैं, उन खतरों की पहचान करने में पूरी तरह नाकाम रहे। उनका पूरा ध्यान अपनी सरकार बनाने पर था। उन्होंने अपने दो खास बेजलेल स्मोट्रिच और इंटमार बेन गविर की नियुक्ति करते समय उस विदेश नीति को अपनाया जिसने खुले तौर पर फिलिस्तीनियों के अस्तित्व और अधिकारों की अनदेखी की। अखबार ने आगे लिखा है, यकीनन नेतन्याहू अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे। वो सेना, सैन्य खुफिया और शिन बेट सुरक्षा सेवा के प्रमुखों पर दोष डालेंगे, जिन्हें अपने पूर्व के उत्तराधिकारियों की तरह यह अंदाजा नहीं था कि योम किप्पुर त्योहार के मौके पर हमास का हमला हो जाएगा। हमले की मामूली संभावना की वजह से तैयारी की जरूरत महसूस नहीं की गई। इजरायली अखबार हारेत ने आगे लिखा है कि सैन्य और खुफिया नाकामी नेतन्याहू को पूरी जिम्मेदारी और संकट से मुक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इजरायली विदेश और सुरक्षा मामलों के प्रमुख हैं जो सारे फैसले करते हैं। नेतन्याहू इस भूमिका में कोई नौसिखिया भी नहीं है, ना ही वो सैन्य मामलों में अज्ञानी है। हारेत ने लिखा है, अतीत में नेतन्याहू ने खुद को एक सतर्क नेता के रूप में प्रचारित किया जो युद्ध और इजरायली लोगों का खून खराबा नहीं चाहता था, लेकिन पिछले चुनाव में अपनी जीत के बाद उन्होंने इस सावधानी को पूरी तरह से दक्षिणपंथी सरकार की नीति में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने ओस्लो परिभाषित क्षेत्र के कुछ हिस्सों में फलस्तीनियों के सफाए, वेस्ट बैंक में आक्रामक कार्रवाई को अंजाम दिया। बाद में इसमें हेब्रोन पहाड़ियों और जॉर्डन घाटी भी शामिल कर ली गई। नेतन्याहू की नीतियों में यहूदी बस्तियों का बड़े पैमाने पर विस्तार और अल अक्सा मस्जिद के पास टेम्पल माउंट पर यहूदियों की उपस्थिति को बढ़ाना भी शामिल हो गया। इसके बाद सऊदी अरब के साथ एक शांति समझौते का दावा किया जाने लगा, ऐसा समझौता जिसमें फलस्तीनियों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इजरायल की सेना ने बताया है कि अमेरिकी हथियारों का एक विमान देश के हवाई ठिकाने पर पहुंच गया है। सेना के मुताबिक ये अमेरिका से आया पहला विमान है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बुधवार को जॉर्डन और इजरायल का दौरा करेंगे और इजरायल की सुरक्षा बेहतर बनाने पर चर्चा करेंगे। इजरायल पर फलस्तीनी संगठन हमास के शनिवार को हुए हमले के बाद से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि लेबनान से एक मिसाइल इजरायली सेना की एक पोस्ट पर दागी गई है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया है कि एंटी टैंक मिसाइल अरब अल अरमाश के नज़दीक गिरी। ये पहला मौका नहीं है जब हाल के दिनों में लेबनान की सीमा पर तनाव की स्थिति बनी है। चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने हमास के हमले के बाद से इजराइल पर कई रॉकेट दागे थे। ये माना जाता है कि हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि इसराइल और पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसराइल की सेना ने बताया है कि शनिवार को हुए हमले में अब तक 1200 लोगों की मौत हुई है और 2700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं हमले में गजा में अब तक 950 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गजा में जारी इसराइल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1055 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 1055 लोग मारे गए हैं और 5100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। शनिवार को हमास के हमले के बाद से इसराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसराइल की सेना के मुताबिक बीती रात उसने 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले जानकारी दी थी कि गजा में जो लोग घायल हुए हैं उनमें करीब 60% महिलाएं और बच्चे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और भाजपा पर कई सवाल खड़े किए हैं और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगलवार को आपके सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी के बाद जो सच उजागर हुआ है उससे बीजेपी की प्रतिशोध की भावना का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या ईडी और भाजपा मिलकर ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जिसमें सांसद संजय सिंह को जान का खतरा हो। ईडी के रिमांड में रहे संजय सिंह की सुरक्षा को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा 2 बार हुआ कि कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह को किसी अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश हुई। संजय सिंह ने जब इसका विरोध किया और पूछा कि आप मुझे लेकर जा रहे हैं, क्या इसकी जानकारी कोर्ट को दी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ऊपर से आदेश हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि ईडी को नियमों कानूनी प्रक्रियाओं के भी ऊपर से कौन आदेश दे रहा है।
दिलीप पांडे ने कहा कि ईडी के ऊपर कौन व्यक्ति बैठा है जो संजय सिंह से इतना डरा है और आधारहीन गिरफ्तारी करता है। संजय सिंह जी के परिवार को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके परिवार के मिलने का समय शाम 6 से 7 बजे होता है, लेकिन परिवार को लंबा इंतजार करवाया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान अदालत में प्रवीर पुरकायस्थ का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि मैंने आतंकवादी वाला क्या काम किया है, एक पत्रकार के तौर पर मैं इस तरह का काम कैसे कर सकता हूं? क्या सरकार की कोविड नीतियों और किसान आंदोलन पर रिपोर्ट करना क्या आतंकवाद है? सीबीआई ने भी बुधवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यूज क्लिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में 2 स्थानों न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ के दफ्तर और घर पर तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इससे पहले इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। अभी मंगलवार को ही दिल्ली की एक अदालत ने प्रवीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों पर यूएपीए भी लगाया गया है। सरकार ने न्यूज क्लिक पर आरोप लगाया है कि समाचार पोर्टल ने चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे लिए थे। हालांकि इस आरोप का खंडन न्यूज क्लिक ने न सिर्फ बहुत पहले और अब अदालत में भी किया है। मुकेश अंबानी अब फिर से देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। मंगलवार को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल अडानी नंबर 1 थे, अब अंबानी हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले साल की तुलना में 2% बढ़ी है और उनकी संपत्ति अब 8,08,700 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं गौतम अडानी की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है। उनकी संपत्ति 57% घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।